नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमारी पुस्तक के तीसरे अध्याय का नाम है पर्यावरण और समाज। इस अध्याय के हम अब तक 5 भाग पूरे कर चुके हैं और हम इस अध्याय की जो सैद्धांतिक विषय वस्तु है उसे पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय के छठे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस छठे भाग में हम अभ्यास प्रश्नों का पहला हिस्सा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण निम्न में से किस प्राकृतिक कारक की उत्पत्ति नहीं हुई है? तो बिल्कुल इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसकी उत्पत्ति मानवीय हस्तक्षेप के कारण नहीं हुई है? अ है बंजर, ब है बाढ़ की स्थिति, स है विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि और द है पहाड़ों का निर्माण। तो बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर कि द पहाड़ों का निर्माण यहाँ सही उत्तर है कि पहाड़ों का निर्माण जो है इसकी उत्पत्ति, इस कारक का उत्पन्न होना वास्तव में मानवीय हस्तक्षेप के कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में किसका संसाधनों की क्षीणता से संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन सी चीज़ का संसाधनों की क्षीणता से संबंध नहीं है? विकल्प अ पेट्रोलियम का, विकल्प ब पानी का, विकल्प स प्रदूषण का और विकल्प द भूमि की ऊपरी परत का। तो हम जानते हैं कि पेट्रोलियम, पानी और भूमि की ऊपरी परत का जो संबंध है वो संसाधनों की क्षीणता से है, लेकिन प्रदूषण का संबंध संसाधन की क्षीणता से नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, वन, घास के मैदान आदि जैविक विविध आवास निम्न में से किस कारण से आज समाप्ति के कगार पर खड़े हुए हैं? तो वन, घास के मैदान आदि जो जैविक विविध आवास हैं वो कौन से कारण से समाप्ति के कगार पर खड़े हैं? विकल्प अ है ध्वनि प्रदूषण के कारण, विकल्प ब है पेट्रोलियम के अत्यधिक दोहन के कारण, विकल्प स है वायु प्रदूषण के कारण और विकल्प द है बढ़ती कृषि भूमि के कारण। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि बढ़ती कृषि भूमि के कारण ही ये जो विविध आवास हैं इन सब में कमी आ रही है। तो सही उत्तर है विकल्प द। प्रश्न संख्या 4 है, मानव निर्मित पर्यावरण विनाश का उदाहरण है? तो मानव निर्मित पर्यावरण विनाश का इनमें से कौन सा उदाहरण है? विकल्प अ 1984 की भोपाल गैस रिसाव आपदा, विकल्प ब भूकंप, विकल्प स ज्वालामुखी और विकल्प द मरुस्थलीकरण। तो हम जानते हैं कि 1984 की जो भोपाल गैस रिसाव आपदा थी यह मानव निर्मित पर्यावरण विनाश का ही एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस गांव में पानी की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ की महिलाओं को प्रतिदिन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है? तो कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पर हमने बात की थी कि महिलाओं को लगभग प्रतिदिन 15 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता है? तो विकल्प अ है यवतमाल में, विकल्प ब है बाजार गांव में, विकल्प स है शेगांव में और विकल्प द है अमरावती में। तो इसमें से सही उत्तर है विकल्प अ यवतमाल में। प्रश्न संख्या 6 है, किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी स्थान की जो पारिस्थितिकी है वहाँ के भूगोल और जलमंडल की क्रियाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है, ये हमें उदाहरण सहित बताना है। तो उत्तर है किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाली जीव जंतु अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी अथवा अत्यधिक तापमान में अपने आप को ढाल लेते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। तो बिल्कुल हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि जो भी मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे वहाँ की पारिस्थितिक विशेषताएं
विशेषताएं हैं, वहाँ कम वर्षा होती है, वहाँ पर पथरीली या रेतीली भूमि पाई जाती है, वहाँ पर तापमान बहुत ही अधिक होता है और इन सारी पारिस्थितिकीय जो विशेषताएं हैं उन सबके साथ वहाँ रहने वाले पशु या जो भी जीव हैं वो अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा भी पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है, इसे सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य की क्रियाओं ने भी पारिस्थितिकी में परिवर्तन लाया है, इसे उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो उत्तर है, समय के साथ साथ मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे बंजर या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण हुई है। तो उदाहरण के रूप में हमें याद रखना है कि पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे बंजर या बाढ़ की जो स्थिति है उसकी उत्पत्ति भी वास्तव में मानव के कुछ ना कुछ हस्तक्षेप के कारण ही हुई है। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई से नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी है। इसके अलावा नदियों के जो भी ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई है और इसके कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी तरह विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि का कारण पर्यावरण में मनुष्य का हस्तक्षेप है, इसके कारण भी जलवायु में परिवर्तन आया है। तो बिल्कुल जो विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें भी मनुष्य की भूमिका है, मनुष्य का हस्तक्षेप है और इसके कारण भी जलवायु में एक बड़ा परिवर्तन आया है। प्रश्न संख्या 8 है, सामाजिक पर्यावरण का उद्भव कैसे होता है। तो सामाजिक पर्यावरण कैसे उत्पन्न होता है, आइए देखते हैं। उत्तर है, सामाजिक पर्यावरण का उद्भव जैव भौतिक पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो जो सामाजिक पर्यावरण है उसकी उत्पत्ति जैव भौतिक पारिस्थितिकी और मनुष्य की जो हस्तक्षेप है इन दोनों की अंतःक्रिया से ही होता है। यह दो तरफा प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देता है। तो यह एक दो तरफा प्रक्रिया हुई। तो जिस प्रकार प्रकृति समाज विशेष को आकार देती है उसमें लोग ढल जाते हैं, उसी प्रकार जो समाज है वह भी प्रकृति पर प्रभाव डालता है और उसको आकार देता है। उदाहरण के लिए गंगा सिंधु के बाढ़ के मैदान की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। तो एक उदाहरण है कि जो गंगा सिंधु के बाढ़ के मैदान में जो उपजाऊ भूमि है वह कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। यह मैदान प्रकृति द्वारा दिया गया है। अपनी उत्पादक क्षमता के कारण यह घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है तथा अतिरिक्त उत्पादन तथा गैर कृषि क्रियाएं आगे चलकर जटिल समाज व राज्य को जन्म देते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन तथा उसकी संस्कृति को आकार देती है। तो ये जो मैदान है जो कि बहुत ही उपजाऊ है वह वास्तव में प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और अपनी उत्पादक क्षमता के कारण, क्योंकि वहाँ पर गहन कृषि संभव है, वहाँ की उत्पादकता बहुत अच्छी है, इस कारण यह घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है और अतिरिक्त उत्पादन और गैर कृषि क्रियाएं जो वहाँ पर चल रही हैं ये आगे चलकर जटिल राज्य को और समाज को जन्म देती है। इस प्रकार जो पारिस्थितिकी है ये मनुष्य के जीवन को, उसकी संस्कृति को एक आकार प्रदान करती है। इसी तरह पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है और इसी प्रकार से जो पूंजीवादी सामाजिक संगठन हैं इन्होंने भी विश्व भर की प्रकृति को एक आकार प्रदान किया है। शहरों में वायु प्रदूषण तथा भीड़भाड़, प्रादेशिक झगड़े, तेल के लिए युद्ध तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि आदि ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। तो इसके बारे में हमें याद रखना है कि शहरों में जो वायु प्रदूषण हो रहा है और जो भीड़भाड़ बढ़े जा रही है या जो प्रादेशिक झगड़े आपस में हो रहे हैं, तेल के लिए जो युद्ध चल रहे हैं और विश्वव्यापी तापमान वृद्धि जो हो रही है, इन सभी ने मिलकर के पर्यावरण को बहुत प्रभावित किया है। प्रश्न संख्या 9 है,
वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो वैश्विक तापमान वृद्धि किस कारण से हो रही है, इनके प्रभाव क्या हैं, आइए जानते हैं। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई कुछ प्रमुख गैसें यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य गैसें सूर्य की रोशनी को रोककर तथा उसे वापस वायुमंडल में न जाने देकर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं। तो बिल्कुल आप ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानते हैं कि सूर्य की जो रोशनी नीचे धरती पर आ रही है वो एक प्रकार से वहीं पर रुक जाती है इन गैसों के कारण, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और कुछ अन्य गैसें भी इसमें शामिल हैं, और एक प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव निर्मित होता है। इससे विश्व के तापमान में वृद्धि होती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण ध्रुवों के हिम की परतें पिघल रही हैं, जिसके कारण समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, और वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण जो बर्फ की परतें हैं वो पिघल रही हैं, और इसके कारण समुद्र तल की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इससे समुद्रों के किनारे पर स्थित प्रदेश जल में निमग्न हो जाएंगे तथा पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रभाव पड़ेगा, और इन सब के फलस्वरूप जो समुद्र के किनारों पर स्थित प्रदेश हैं वो पूरी तरह जल में डूब जाएंगे, ऐसा अंदेशा है, और इस कारण पारिस्थितिकी संतुलन पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जलवायु में उतार चढ़ाव तथा अनियमितता के प्रभाव को विश्व में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जो वैश्विक तापमान में वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके परिणाम स्वरूप जलवायु में बड़ा उतार चढ़ाव बन रहा है, एक अनियमितता सी दिखाई दे रही है, और ये आगे भी बहुत गहन रूप में देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से क्या आशय है, इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या हैं, इनके कैसे प्रभाव पड़ते हैं, आइए जानते हैं। वैज्ञानिक जीन स्प्लाइसिंग की नई तकनीकों के द्वारा एक किस्म के गुणों को दूसरी किस्म में डालते हैं ताकि बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया जा सके। तो जीन स्प्लाइसिंग की तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट जीन को किसी प्राणी से निकाल के अन्य प्राणी में डाला जा सकता है। तो इस तकनीक के द्वारा वैज्ञानिक एक किस्म के गुणों को किसी दूसरी किस्म में डालने में सक्षम हो पाए हैं, और अच्छे गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण भी संभव हो पाया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग कम समय में पैदावार, फसल का आकार तथा उनकी समय सीमा को घटाने के लिए भी किया जा सकता है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, इनका उपयोग कम समय में पैदावार लाने के लिए, इसके अलावा फसल के आकार में परिवर्तन लाने के लिए और उसकी समय सीमा को घटाने के लिए भी किया जा सकता है। कृषि उद्योग में इसके प्रयोग द्वारा किसान अनुर्वरक बीजों के निर्माण तथा उनके पुनः उपयोग से बच सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें इस बात की गारंटी भी मिल सकती है कि वे उनकी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे ताकि किसान उन बीजों पर निर्भर रह सके। तो इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक बड़ा फ़ायदा कृषि उद्योग में यह है कि इस के कारण यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कारण अब किसान अनुर्वरक बीजों के निर्माण से और उनके पुनः उपयोग से अपने आप को बचा सकते हैं, और बजाय इसके वे सिर्फ अच्छी जो क्षमता है उसके बीजों का या जो उर्वरक बीज है उन्हीं का उपयोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात की भी किसानों को गारंटी मिल सकती है कि वे जो बीज हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहेगी, और आगे यानी भविष्य में भी उन्हें उसी प्रकार के बीज उपलब्ध होते रहेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, आजकल प्राकृतिक संसाधन तेजी से क्यों घट रहे हैं? तो क्यों प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, आइए जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से घटने के कारण। प्राचीन समय में प्राकृतिक संसाधनों की कमी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आधुनिक काल में प्राकृतिक संसाधन तेजी से घटते जा रहे हैं। क्योंकि तो बिल्कुल प्राचीन काल में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, पर आधुनिक काल में यह समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि पहला, जनसंख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण
प्राकृतिक संसाधनों के हमारे उपभोग की दर में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि प्रकृति द्वारा सृजन तथा पुनर्सृजन की दर से अधिक हो गई है। तो बिल्कुल जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के जो उपभोग की दर है उसमें बहुत तेजी आई है और इसके फलस्वरूप हुआ ये है कि जो प्रकृति द्वारा सृजन की और पुनर्सृजन की दर है उसकी तुलना में जो संसाधनों के उपयोग की दर है वो बहुत ही तेज हो गई है और यह प्राकृतिक संसाधनों में कमी उत्पन्न कर रही है। दूसरा कारण है औद्योगिकरण, नगरीकरण, पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण भी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग बढ़ा है तथा इनके लिए प्राकृतिक साधनों जैसे वनों, कृषि क्षेत्र को नष्ट किया गया है। इससे प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी आई है। तो बिल्कुल औद्योगिकरण, नगरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण आदि के चलते भी प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग की दर बहुत अधिक हो गई है और इसके लिए ही विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे वनों को, कृषि क्षेत्रों आदि को नष्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों में बहुत कमी आ गई है। इन कारणों से प्राकृतिक संसाधनों के भंडार तेजी से घट रहे हैं और यही वो कारण हैं जिनसे कि प्राकृतिक संसाधनों के भंडार बहुत तीव्रता से घट रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने अभ्यास प्रश्नों का पहला हिस्सा हल कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम अभ्यास प्रश्नों के दूसरे हिस्से को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।